हेलो, कैसे हैं आप लोग? सभी को मेरा नमस्कार। और शुरू करते हैं आपके एग्ज़ाम का 50 वर्ड्स वाला क्वेश्चन। चलिए उसमें आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले वाला वीडियो 4 क्वेश्चन उसमें बनाए 50 वर्ड्स का। ये वाला जो वीडियो है आपके 4th सेमेस्टर का है। इसमें अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं क्रोमोफोर। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए ये तो आने ही वाला है, चाहे जैसे आ जाएगा। अब देखो क्रोमोफोर क्या है? कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप है। कोवैलेंटली मतलब होता है जो कोवैलेंट बांड, जैसे सिग्मा पाई बांड। अनसैचुरेटेड मतलब उसमें पाई बांड आ जाए। कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड है तो ये सिग्मा बांड हो तो सैचुरेटेड, पाई आ जाए तो क्या है वो अनसैचुरेटेड ग्रुप। सो एब्जॉर्प्शन इन अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजन। जो वेवलेंथ होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसका जो वेवलेंथ निकालते हैं। वेवलेंथ होता क्या है? जैसे कोई पार्टिकल है, मूव कर रहा है, तो ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, ये थ्रॉट है, थ्रॉट है, इसके बीच जो डिस्टेंस होती है उसको वेवलेंथ कहते हैं। जब ये वेवलेंथ 400 nm नैनोमीटर से 700 nm के बीच होती है तो उसको विजिबल रीजन बोलते हैं, उसमें आपको कलर दिखाई पड़ता है। तो यही कह रहा है, सो एब्जॉर्प्शन इन अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन काज कलर इज नोन एज क्रोमोफोर। जो कलर ला रहा है अनसैचुरेटेड है, कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोफोर। फिर से एक बार देख लो, एक कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप सो एब्जॉर्प्शन इन अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन काज कलर इज नोन एज क्रोमोफोर। क्रोमोफोर आर ऑफ टू टाइप्स। क्रोमोफोर विच कंटेन सिग्मा एंड पाई बांड। एक क्रोमोफोर जो सिग्मा और पाई बांड कंटेन करे। देखो इसमें सिग्मा भी है और पाई है। ये देखो बेंजीन है, सिग्मा भी है और क्या पाई है, तो ये भी क्रोमोफोर है। दूसरा का क्रोमोफोर विच कंटेन सिग्मा पाई एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसमें सिग्मा पाई है, यहाँ क्या लोन पेयर है, सिग्मा पाई लोन पेयर यहाँ पे है ना। तो ये क्रोमोफोर है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके एग्जाम के लिए, आप नोट आउट कर लीजिए। चलिए आपने लिख लिया। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप चलेंगे तो ए शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन टू लॉन्गर वेवलेंथ। जो वेवलेंथ है ना वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ होने लगे तो उसे क्या कहेंगे? बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट। तो ये इस नाम से पूछ सकता है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। इसी को क्या कहते हैं? रेड शिफ्ट। एनी फैक्टर दैट स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल्स काज ए रेड शिफ्ट। जैसे देखो ये बेंजीन रिंग है, अब इसे एल्लीन आ गया है तो इसमें एल्लीन में नाइट्रोजन लगा हुआ है और ये इसके साथ रिजोनेंस बनाता है। जब ये रिजोनेंस बनाता है तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देता है। देखो कैसे, कोई भी रिजोनेंस दे ऐसे ऐसे, तो ये पाई टूटता है, निगेटिव इधर क्या पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड का क्या हो गया? फॉर्मेशन। तो इसको स्टेबलाइज कर रिजोनेंस दे रहा, पाई लोन पेयर में, लोन पेयर पाई में, तो ऐसे। तो अब ये दूसरा ए शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन टू शॉर्टर वेवलेंथ। कोई शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ होने लगे, वेवलेंथ जैसे होता है ना, कभी बताया इसके पहले आपने, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ उसे ब्लू शिफ्ट कहेंगे। तो लॉन्गर की तरफ शिफ्टिंग होगी तो क्या बोलेंगे? रेड शिफ्ट। और शॉर्टर की तरफ होगा तो क्या? ब्लू शिफ्ट। रेड और क्या? ब्लू शिफ्ट। याद रखना, नोट आउट कर लीजिए आप लोग इसको, बहुत कम समय में अच्छे में। चलिए देखिए अगला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहना है कि कोई मेटल है, मेटल पे सरफेस पे कोई लाइट गई है, लाइट के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इसी घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगी उसे फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो क्या कहा जा रहा है? इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक सरफेस व्हेन ए बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ metal is known as photoelectric effect. Emitted electron is known as photoelectron ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी लगती है उसे क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। तो एल्कली मेटल जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम है, तो ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी एल्कली मेटल इजिली शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं। जैसे लिथियम से बड़ा कौन है? सोडियम, और इजी निकालेगा। सोडियम से बड़ा क्या? पोटेशियम, पोटेशियम बड़ा रुबिडियम, रुबिडियम से बड़ा क्या है? सीजियम। तो इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की पावर देखना है, तो सबसे ज़्यादा किसमें होगा? सीजियम। उससे कम रुबिडियम, पोटेशियम में होगा, सोडियम होगा, लिथियम होगा। तो सबसे कम पावर यहाँ होगा, सबसे ज़्यादा यहाँ होगा। ठीक है, तो बड़ा इजीली है, नोट आउट करिए। बड़े एक एक मिनट में कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं, अब क्या लोगे।
चलिए अगला क्या, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? मल्टीप्लिसिटी की अगर हम लोग चर्चा करें तो 2 समेशन s+1 होता है। चर्चा करते हैं क्या, एज फार एज पॉसिबल ऑर्बिटल ऑफ सबसेल कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सेम डायरेक्शन। तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है ऑर्बिटल, सेम डायरेक्शन में रखता है। जैसे हमने p में 3 ऑर्बिटल होता है, px py और क्या pz, 3-4 इलेक्ट्रॉनों को भरना है तो हमने पहले एक एक कर गया तो फिर पेयरिंग किया। अब देखो 2 अनपेयर्ड है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमने भरा तो कोई अनपेयर्ड नहीं, अकेला इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड। यहाँ अनपेयर्ड कितने हैं, 2 है, और यहाँ अनपेयर्ड नहीं है। मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, 2 समेशन s+1। तो मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, इसकी स्पिन को जोड़ देते हैं, यहाँ प्लस हाफ है, यहाँ क्या है प्लस हाफ, ऐड करेंगे दोनों क्या हो जाएगा 1। तो हमने यहाँ 1 रख दिया, 2 2 जा 4 और क्या हो गया 5, तो यहाँ 5 आ गया। लेकिन यहाँ देखो कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है तो ये 0 हो जाता है। तो यहाँ क्या आया, वैल्यू 1, गुणा करेंगे 0 1 हो गया। तो ये क्या, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ऐसे डी में अगर भरना है तो डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। तो 5 में अगर आप भरना 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड हो गए। अब छठवां यहाँ से आएगा तो पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो कह सकते हैं पी में चौथे इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग होगा और डी में किसमें, छठवें से, और एफ में किसमें, 8वें से इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो जितना ऑर्बिटल है उससे एक ज़्यादा करो, वहीं से पेयरिंग स्टार्ट होगा। 3 है तो चौथे से, 5 है तो छठे से, 7 है तो 8वें से, तो ऐसे पेयरिंग स्टार्ट होगी। यही क्या है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। जहाँ मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होता है वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, इनका कहने का मतलब ये है। चलिए ठीक है, नोट आउट करिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक, बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उनमें इलेक्ट्रॉन रख दो, उसका आधा कर दो घटा करके, तो क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर से स्टेबिलिटी बता सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो लेंथ घट जाएगा। बॉन्ड एनर्जी, अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे हमने N2 का एग्जांपल लिया है, किसका लिया है, N2 का। तो ये ऑर्बिटल का ऑर्डर एनर्जी बढ़ने का, जहाँ स्टार लगा हो एंटी बॉन्डिंग, जहाँ नहीं लगा वो बॉन्डिंग। भर लो, 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। अब देखो बॉन्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बॉन्डिंग देखो, जहाँ स्टार नहीं लगा तो 10 हो गए हैं, सॉरी बिल्कुल सही है, देखो देखते हैं, हाँ 10 है। और एंटी बॉन्डिंग 4 है, देखो स्टार यहाँ लगा ना, स्टार है, बाकी कहीं स्टार नहीं लगा। अब बटे क्या करो 2, तो 6/2 तो क्या आ गया 3। मतलब ये नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड बना है, यही क्या है, बॉन्ड ऑर्डर है। तो आप समझ रहे हैं, तो इससे कई अगर दिया जाए तो बता सकते हैं किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है किसकी कम है, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम के लिए हमने देखना, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, इस पे क्वेश्चन जो बनेंगे आओ देखते हैं। एक और क्वेश्चन बन सकता है क्या, वो बताने जा रहे हैं। बन गया आपका, ठीक है। चलिए और कुछ बता रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर, जैसे ये करें O2 इज पैरामैग्नेटिक, वाई। O2 पैरामैग्नेटिक क्यों है, वाई है। तो पैरामैग्नेटिक कौन होता है, स्पीसीज contain unpaired electron will be paramagnetic, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एमओटी, चलो अकॉर्डिंग टू एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। ये O2 है तो इसमें के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, 2 2 4 2 6 2 8, सिग्मा 2pz, पाई 2px के बराबर पाई 2py, पाई स्टार 2px के बराबर पाई स्टार 2py,
सिग्मा स्टार 2pz। तो देखो भर दिया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 1 16। अनपेयर्ड कितने इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आ गए, तो इसीलिए O2 क्या हो गया? पैरा मैग्नेटिक। तो अनपेयर्ड रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? पैरा मैग्नेटिक। नोट आउट कर लीजिए आप लोग इसको। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड है क्या? देखो ध्यान से। इट इज डिफाइंड बाई फाइव या डिनोटेड बाई फाइव। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग पर क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। तो जो एनर्जी है, क्वांटम एनर्जी है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो उससे कितना प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसका रिलेशन दिखाने के लिए कहा गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग इन गिवन टाइम। उस समय में कितना मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहा है यानी प्रोडक्ट बन रहा है। नंबर ऑफ क्वांटम रेडिएशन एब्जॉर्ब सेम टाइम, उसी टाइम में कितना रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, उसी का अनुपात क्या कहलाता है? क्वांटम यील्ड। जैसे यहाँ देखते हैं Cl2O2 से रिएक्ट कर रहा है, Cl2O2 बना रहा है, इसके लिए क्वांटम यील्ड 1 है, यानी कि दोनों जितना एब्जॉर्ब किया उतने से बना दिया है। तो ये दो टाइप होता है, हाई क्वांटम यील्ड और क्या? लो क्वांटम यील्ड। जब ये 10⁻6 की वैल्यू आती है तो हाई, और 10⁻⁻2 में आता है तो लो क्वांटम यील्ड होता है। तो 50 वर्ड्स के लिए बड़ा सा टॉपिक, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हम बता रहे हैं आपको, एग्जाम में कैसे लिख पाओ, रट पाओ, याद कर पाओ, उसके लिए आपको टॉपिक दे रहे हैं एक जगह मेन पॉइंट्स। चलिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल शिफ्ट है। डिफिनीशन आपको लिखना है तो लिख देंगे, वेरिएशन इन पोजीशन ऑफ NMR एब्जॉर्प्शन अराइजिंग फ्रॉम शील्डिंग एंड डीशील्डिंग of electron is known as chemical shift. The shift is called chemical shift because they arise from the circulation of electron in chemical bond. जो जैसा होता है ना कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्लोज है तो कहेंगे शील्डेड, अवे है तो क्या कहेंगे? डीशील्डेड। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का कॉन्सेप्ट डिटेल नहीं चलते, कैसे याद करना? वेरिएशन इन पोजीशन ऑफ NMR एब्जॉर्प्शन arising from shielding and de-shielding of electron is known as chemical shift. The shift is called chemical shift because they arise from the circulation of electron in bond. It expressed in Del unit. Chemical shift in hertz converted into Del value as. तो इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। अभी हमने केवल आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, एग्जाम में कैसे लोगे, यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप इन बातों को कैसे याद कर पाओ और एग्जाम में क्या करो? लिख लो, याद कर लो, बिल्कुल लिख लो भैया। मैटर प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। एक एक मिनट में आपको क्या बताऊँगा मैं। चलिए एक अगला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा व्हाट इज TMS, व्हाट इज रोल ऑफ TMS। TMS क्या है? टेट्रा मिथाइल सिलेन है। ये इसका फार्मूला CH3,4SI स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल होता है। ये NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज किया जाता है क्योंकि एक ही सिग्नल देता है। तो इट इज़ गुड रेफरेंस कंपाउंड इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी बिकॉज इट इज़ केमिकल यूनिट, किसी से रिएक्ट नहीं करता है, वोलाटाइल वाष्पशील होता है, इजीली वाष्प हो जाता है, तो सिग्नल रिकॉर्ड करने में आसानी रहती है। इट गिव सिंगल शार्प एब्जॉर्प्शन पीक, एक ही पीक्स बनाता है, और नॉट इन्वॉल्व इन इंट्रामॉलिक्यूलर एसोसिएशन, तो ये खुद में एसोसिएशन शो नहीं करता है, तो इस कारण इसका यूज किया जाता है। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम के लिए, तो याद रखना यहाँ पे क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो ये इंटर मॉलिक्यूलर मतलब होता है एसोसिएशन में नहीं जाता, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता, तो इसलिए इसका ज़्यादा यूज किया जाता है। नोट आउट करिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्विवेलेंट प्रोटॉन। क्या होता है कि मान लो कोई कंपाउंड है, वहाँ पे हाइड्रोजन देखने हैं, उन दोनों हाइड्रोजन को, जितने भी हाइड्रोजन हटाओ, और किसी एक ग्रुप, मान लो हमने Z6 को हटाया है, तो पहले इसको हटाया यहाँ से तो ये बना, फिर इसको हटाया तो ये बना Z से, और ये दोनों आपस में क्या बन जाए? इनैंसोमर। इनैंसोमर मतलब होता है कि 180 का रोटेशन, देखो 180 का रोटेशन, और उठा के बैठाओ, बैठेगा नहीं। तो जैसे ये है, इसको उठा के बैठाओ, बैठेगा नहीं, लेकिन ये कैसे बना? 180 का रोटेशन बना है, इसको ऐसे घुमा दो यही बन जाएगा, तो ये आपस में इनैंसोमर है। अगर कोई प्रोटॉन हटाओ इनैंसोमर बना दे रहा है कोई ग्रुप लगा करके, तो उसे क्या कहेंगे?
इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो सच ए पेयर ऑफ प्रोटॉन, एक पेयर ऑफ प्रोटॉन है हुज रिप्लेसमेंट, अब इसको रिप्लेसमेंट करवाने किससे, जेड से, गिव ए पेयर ऑफ इनैंसोमर, एक इनैंसोमर दे रहा है, इज नोन एज इनैंसोटॉपिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनैंसोटॉपिक प्रोटॉन कहेंगे। दिस प्रोटॉन हैव सेम केमिकल शिफ्ट, जो केमिकल इन्वायरमेंट है वो सेम है, एंड सो ओनली वन पीएमआर सिग्नल, एक ही सिग्नल देते हैं, एंड नोन एज केमिकल इक्विवेलेंट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमने क्या लिया है, इथाइल क्लोराइड लिया है, इसका रिप्लेसमेंट देख रहा है तो एक ही सिग्नल देगा। प्रोटॉन तो कैसे है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। नोट आउट करिए जल्दी से आप लोग इसको। चलिए आपने नोट आउट कर लिया है, तो इसके पहले हमने कुछ क्वेश्चन पढ़ाए हैं आपको, उसको देख लीजिए। ये भी देखिए, एक और लाऊंगा लास्ट में आपको, कुछ 50 वर्ड्स उसमें भी आ जाएंगे, इसमें जितने बन पाए हैं, तो ऐसे लगभग 15-16 आ जाएंगे इसमें, जो भी बन पाए हैं, अभी तक हमने काउंट नहीं किया है। तो बिल्कुल आप जो भी आया उन्होंने बताया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मैसेज तुरंत जाए, हम अपलोड करें। देखने के लिए सभी को धन्यवाद। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में।